वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। भूगोल की प्रैक्टिस सीरीज हमने चलाई है और 4 प्रैक्टिस टेस्ट मैं आपके करवा चुकी हूँ। आज 5वां प्रैक्टिस टेस्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ और ज़रूर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। सभी कुछ आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलता है, पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। तो पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है। अब सरदार सरोवर बांध परियोजना, आप बांध और परियोजनाओं के विषय में आपने पढ़ा होगा भारत की, तो उसी में से एक क्या है, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में है, किस नदी पे है और किन राज्यों में ये लाभान्वित है, ठीक है। तो कुछ 3-4 राज्य इससे लाभान्वित हैं, तो उनमें एक राज्य जो है इन ऑप्शंस में से, जिसका जो क्या है, आंध्र प्रदेश, उस सरदार सरोवर बांध परियोजना से वो लाभान्वित नहीं है। बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित हैं, ठीक है। और चौथा राज्य जो सरदार सरोवर बांध परियोजना के अंतर्गत आएगा वो है आपका राजस्थान। तो सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक। और किस राज्य में है आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। हम कमेंट करके बताने के लिए इसलिए बोलते हैं कि आप भी थोड़ा ढूंढ खोज करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको याद रहेंगी चीज़ें लंबे टाइम तक। आगे बढ़ते हैं। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है, कालाहारी, थार, सहारा या नूबियन मरुस्थल। इन चारों मरुस्थल में बुशमैन कहाँ निवास करती हैं। बुशमैन कहाँ की जनजाति है। जनजातियों के विषय में जब भी पढ़ें तो भारत की जनजातियां और विश्व की जनजातियां जरूर पढ़ें, ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। तो बुशमैन जनजाति निवास करती है आपके कालाहारी मरुस्थल में। अब कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। और सहारा महाद्वीप भी क्या है, आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। जब मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाया था, आप प्लेलिस्ट में जाके महाद्वीप से संबंधित मैंने सभी महाद्वीप की सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो मैंने वहाँ पर बताया था कि जो कालाहारी और सहारा मरुस्थल है उनकी स्थिति अफ्रीका में कहाँ पे है। ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। आगे बढ़ते हैं। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक तथा डागर बैंक 2 बैंक हैं, किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। ग्रैंड बैंक और डागर बैंक कहाँ स्थित है, कौन से महासागर में आएंगे, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या आर्कटिक। 4 ऑप्शन हमारे पास हो जाते हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो ग्रैंड बैंक और डागर बैंक, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ग्रैंड बैंक और डागर बैंक क्यों प्रसिद्ध हैं, तो अटलांटिक महासागर में ग्रैंड बैंक और डागर बैंक हैं जो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, आपके मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। और मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ये क्षेत्र हैं, ये कब बनते हैं, जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं। और अटलांटिक महासागर मैंने आपको बताया था कि यह कहाँ है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी महाद्वीप के पूर्व में, और अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में क्या आ जाएगा, आपका अटलांटिक महासागर आ जाएगा, ठीक है। और गर्म तथा ठंडी जलधाराएं जिस जगह मिलती हैं वहाँ पे मछलियों के खाद्य पदार्थ कुछ उत्पन्न होते हैं वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। और 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं, ग्रैंड बैंक और डागर बैंक। आगे बढ़ेंगे। दाजिग्राम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तथा यह किस लिए प्रसिद्ध है। आपको राज्य का नाम भी बताना है और उसकी प्रसिद्धि का कारण भी बताना है। जम्मू कश्मीर में है, कश्मीरी मोर के लिए, जम्मू कश्मीर में है कश्मीरी मृग के लिए, हिमाचल प्रदेश में है कस्तूरी मृग के लिए, या मणिपुर में है शेरों के लिए। तो कौन से राज्य में आएगा आपका दाजिग्राम वन्य जीव अभयारण्य, और ये भी बताना है कि यह किस लिए प्रसिद्ध है। आप जब भी इस प्रकार की लिस्ट पढ़ते होंगे वन्य जीव अभयारण्य वगैरह की, तो आपको दोनों डेटा बताए गए होते हैं, एक तो कहाँ पर है और दूसरा ये किस लिए प्रसिद्ध है। दोनों चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दाजिग्राम वन्य जीव अभयारण्य जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कश्मीरी मृग के लिए, ठीक है। कश्मीरी मोर के लिए नहीं है, कश्मीरी मृग के लिए है। और राज्य कौन सा आएगा आपका, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में आपका आ जाएगा दाजिग्राम वन्य जीव अभयारण्य।
याद रखना है हर चीज़ को आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए 2 क्वेश्चन इसमें आपके समाहित हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कैरेबियन सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और बाल्टिक सागर, ये 4-5 सागरों के नाम दिए गए हैं। ये किसके सीमांत सागर हैं? अब ये बताइए कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन तो तभी कर पाएंगे जब आपने किसी भी सब्जेक्ट की थॉरो स्टडी करी होगी, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो। जब आप थॉरो स्टडी करते हैं या अगर आपने ज्योग्राफी मैप से पढ़ी हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बखूबी दे सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये किस महासागर के सीमांत सागर हैं? मैंने बताया ना कि अगर आपकी थॉरो स्टडी होगी तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और अगर आपने थॉरो स्टडी नहीं करी है, आप थोड़ा सा मैं आपको समय दे रही हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस टेस्ट रखे हैं, यानी आपने जब पढ़ाई की है उसके बाद आप इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम मैप से आपको ज्योग्राफी वगैरह ज़रूर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा कैरेबियन सागर, बैफिन की खाड़ी और हडसन की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, बाल्टिक सागर हैं, ये अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर हैं। मैंने डी वाला जो गोला किया है ये बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पे। आपका जो उत्तर बी है अटलांटिक महासागर वो बिल्कुल सही आंसर है। आप ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर पे टिक कीजिए। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? अब तो पहले आप ये बताएं कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का नाम है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं और वह जो मिट्टी है वो किससे प्राप्त होगी? लावा से, चट्टानों से, नदियों द्वारा लाई गई गाद से या इनमें से कोई नहीं। तो लावा से हमें रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है। ठीक है, और जो लावा निर्मित ये मिट्टी है रेगुर मिट्टी, ये आपके कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में मुख्यतः। और रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है? आपके काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? आपके रेगुर मिट्टी कहते हैं। मुख्यतः कहाँ पाई जाएगी? आपके महाराष्ट्र में। और जो ये मिट्टी है ये किसके लिए उपयुक्त होती है? आपके कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है आपकी रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें रेगुर मिट्टी से रिलेटेड मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? अब आपने अभी तक तो ये पढ़ा होगा कि वेनेजुएला में घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं, एक प्लेन क्वेश्चन। अब जो सवाना तुल्य घास के मैदान हैं उनको वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, लानोज, पंपास, कंपास और वेल्ड। तो सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला में कहा जाता है लानोज। ठीक है, कुछ सवाना तुल्य घास के क्षेत्र होते हैं, कुछ अन्य घास के क्षेत्रों के भी बहुत सारे नाम हैं। तो आपको सभी रखने हैं कि कौन से सवाना तुल्य घास के क्षेत्र हैं। इनको वेनेजुएला में लानोज कहा जाता है, अफ्रीका में इन्हें, दक्षिण अफ्रीका में इन्हें वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, पंपास और कंपास भी इन्हीं के नाम हैं। ठीक, तो आप ये ज़रूर याद रखिए कि इस क्वेश्चन की भाषा क्या लिखी गई है। जल्दीबाजी में कोई आंसर टिक नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, ओस्लो में या पेरिस में? तो 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ओस्लो में। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा यानी जिसे हम एसिड रेन भी कहते हैं ना, तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया आपके ओस्लो में। और ओस्लो किसकी राजधानी है? आपके नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है, और ओस्लो आपको ध्यान होगा कि जो आपके पुरस्कार दिए जाते हैं साल भर में, कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार से भी आपके ओस्लो को रिलेटेड किया जाता है। ठीक है, शायद शांति का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा दर्रा है जिसने उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से पृथक किया है? कौन सा दर्रा है? दर्रे आपने पढ़े होंगे बहुत सारे, पालघाट, एलिफेंटा पास, कोको पास या 8 डिग्री चैनल। जो चैनल है ये भी क्या करते हैं? अलग करते हैं। कोको पास भी अलग करता है, एलिफेंटा भी 2 चीज़ों को अलग करता है। तो सही आंसर है एलिफेंटा। एलिफेंटा दर्रा उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है,
पाल घाट दर्रा भारत में है और थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये क्या हैं, पश्चिमी घाट के प्रमुख 3 दर्रे हैं। और पाल घाट दर्रा आपका पड़ेगा केरल राज्य के आसपास। ठीक है। कोको आपके शायद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास पड़ता है। और 8 डिग्री चैनल, ये कुछ मुझे अभी ध्यान नहीं है इन चीज़ों का, तो 8 डिग्री चैनल आपकी ये मालदीव मिनी का है, शायद कुछ इधर पड़ता है, फिर आप देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है अभी। एक और क्वेश्चन है, एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? बहुत चर्चा में एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में आता है ये? ब्राज़ील, नॉर्वे, जापान या पेरू? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है एल्मिस्टी ज्वालामुखी कौन से देश में पाया जाता है, कौन से देश में? तो एल्मिस्टी ज्वालामुखी आपके आएगा पेरू में। पुराने ज्वालामुखी की लिस्ट भी ज़रूर याद रखनी है और नए नई जो चीज़ें होती हैं करंट, वो तो याद रखना ही है। ठीक है। और पेरू कहाँ पर है आपका? पेरू आपके दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पेरू, और पेरू में है आपका एल्मिस्टी। और पेरू किस लिए प्रसिद्ध है आप जानते होंगे? पेरू के पास ही क्या होती है, एल निनो नाम की गर्म धारा बहती है, जिससे भारत का मानसून क्या होता है, प्रभावित होता है। मानसून भारत का कमज़ोर पड़ता है एल निनो से। तो एल निनो की जो गर्म धारा उत्पन्न होती है, कहाँ उत्पन्न होती है? आपके पेरू के तट पर उत्पन्न होती है। अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे के रखते हैं, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक